हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं एग्जाम में, तो आ जाओ। सब कुछ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिवाइज करेंगे। एक ही वीडियो में सारे चैप्टर्स का जरूरी या बोलो एग्जाम में आने वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरू करते हैं रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स के अंदर कौन सा हमारा मेन होता है, एक सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर तो जाएंगे नहीं, क्या होती है क्या नहीं होती। हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या वो बता देती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है तो देख लो। कंपोजिट नंबर्स को प्राइम का फैक्टर में लिखना, उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जैसे कि 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 48 का क्या होगा, लिखो 2, 24, 2 1 जा 2, 2 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम, 48 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 एंड 3। पावर में कन्वर्ट कर लो, 2 की पावर 2 इंटू 3, सॉरी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ये कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका क्या होता है, या तो खुद वो क्या बोलते हैं नंबर खुद, या फिर 1। सिर्फ यही दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो नंबर खुद होगा या फिर 1 उसके फैक्टर होंगे। ठीक है, आ गई समझ में। अब देखो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो प्राइम नहीं होते उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे। अब पहला दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक और कॉन्सेप्ट क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B। यही होगा ना, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B। ये होता है। HCF क्या होता है, किसी भी दो नंबर्स का। चलो HCF क्या होता है, एक नंबर लेट कर लो कि हमें HCF निकालना है दो नंबर्स का, 45 और 27। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं, हमें इनका HCF निकालना है। HCF की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखो HCF क्या होगा, इनका हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना होता है। 45 का लिख लो 3 इंटू 3 इंटू 5, यही होगा। 27 का क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन, जो भी कॉमन आ रहा है, जैसे कि एक 3 आ गया, दूसरा 3 आ गया, तो ये हो जाएगा उसका HCF। ठीक है, LCM क्या होगा, जो भी, जैसे इनको पावर में अगर हम लिखें 3 की पावर 2 इंटू 5, और ये क्या है 3 की पावर 3, तो LCM कैसे बनाएंगे, जितने भी अलग अलग प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं उनको लिख दो। ठीक है, यहाँ दो ही हैं, 3 है और एक 5 है, लिख दिया। अब LCM जो इनकी सबसे बड़ी पावर है दोनों की, इन दोनों में से बड़ी पावर क्या है, 3, 3 लिख दो। 5 तो एक ही जगह, तो 5 की पावर 1 ही आ जाएगी, ये इसका LCM आ जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, ऐसे हम LCM और HCF निकालते हैं। चलो हाँ, एक और चीज, ये फॉर्मूला याद रखना। अगर हमें दो नंबर दे रखे हैं A और B, दो हमारे पास नंबर हैं, तो उनका HCF और LCM का प्रोडक्ट भी उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर एक और चीज प्रूव करनी पड़ती है हमें, जो बार बार एग्जाम में आती है। क्या होता है, इरेशनलिटी प्रूव करनी है कौन कौन से नंबर्स की, √2, √3, √5 और इनके 2 + 3 √5, ऐसे अपॉन इतने तरीके के नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ले लेते हैं। लेट कर लो हमें, लेट लेट नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन ही क्रिएट कर लो कि 2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यही होगा, √2 को इरेशनल प्रूव करो। तो कैसे करेंगे, अब प्रूफ देख लो इधर। प्रूफ क्या होगा, लेट √2 बी रेशनल। ठीक है, √2 को रेशनल लेट कर लो। ये हम इसे वो करते हैं उल्टा बिल्कुल,
तो अगर रूट टू रेशनल होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। और वहां पी एंड क्यू क्या होते हैं, दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका कोई फैक्टर नहीं होता, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, ना इसका मल्टीपल ना इसका, आपस में दोनों के मल्टीपल कॉमन नहीं होते, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता, उन्हें हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, रूट टू का स्क्वायर टू बचेगा, पी स्क्वायर अपॉन क्या स्क्वायर, क्या को इधर ले जाओ, टू को नीचे ले आओ, क्या स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन टू। तो क्या हम नहीं बोल सकते, अगर टू पी स्क्वायर टू से डिवाइड हो रहा है तो टू इज ए फैक्टर ऑफ पी, बोल दिया। ठीक है, तो क्या हम p को 2 की फॉर्मेट में लिख सकते, p अगर 2 का फैक्टर है तो वो 2 के किसी मल्टीपल का भी, मतलब 2 के मल्टीपल भी होगा, 2 के मल्टीपल में भी आएगा। ठीक है, तो अभी इसमें के अंदर ये जो 2 की p की वैल्यू होगी वो इसके अंदर पुट कर देंगे, बिल्कुल कर दो। तो क्या बन जाएगा, 2c का होल स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि 2, ओ सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, 4c स्क्वायर अपॉन में 2, 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि 2c स्क्वायर। ठीक है, अगर q भी 2 की फॉर्म में आ गया, जैसे कि क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर आ रहा है, तो क्या यहाँ पे से सी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 नहीं आ जाएगा, आ गया ना। तो देन 2 इज ए फैक्टर ऑफ q ऑल्सो, 2 इज ए फैक्टर ऑफ q ऑल्सो, यही होगा ना, q का फैक्टर भी। अगर 2 p का भी फैक्टर है, 2 q का भी फैक्टर है, तो क्या 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन हमने सबसे स्टार्टिंग में क्या कहा था कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बन गई ना, अगर ये दोनों को प्राइम है ही नहीं तो ये रेशनल नंबर भी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि रूट टू एक रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब रूट टू इरेशनल नंबर है, यही हमें प्रूव करना था, हो गया। इस चैप्टर के अंदर मेन मेन यही इसी टाइप के आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर करते हैं पॉलिनोमियल्स। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फटाफट करा रही हूँ क्योंकि टाइम कम है, लास्ट मिनट थोड़ा सा आपके पास टाइम बचा है, एग्जाम से पहले कितनी ही बड़ी वीडियो देख लोगे, इसलिए यूं मत सोचना स्पीड ज्यादा है। जिसको थोड़ा धीरे सुनना हो वो कम स्पीड पे सुन लेना, जिसको जल्दी जल्दी सुनना हो वो और स्पीड पे कर लेना। पॉलिनोमियल्स वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है या एक होल नंबर होती है। एग्जाम्पल, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि 0 1 2, एक्स की पावर यही होनी चाहिए, सोन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, ये पी एक्स पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, लेकिन वही और जो पोलिनोमियल नहीं होगा उसका एग्जाम्पल क्या होगा, 3√x प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स। इसके अंदर x की पावर क्या आ गई, 1/2। क्या ये एक इंटीजर है, नहीं है, ये एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलो इसके अंदर हमें डिग्री भी पता होनी चाहिए, डिग्री भी आती है फाइंड आउट करनी पेपर के अंदर कि डिग्री पॉलिनोमियल की कैसे निकालेंगे। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। जैसे कि एक इक्वेशन है, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स, ये है। अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, x की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, सबसे बड़ी कौन सी, 4, तो डिग्री क्या हो गई 4। एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो गई डिग्री, 3 हो गई, x की हाईएस्ट पावर। ऐसे ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जैसे कि 5x की पावर 0 लगा दी, ठीक है, x की पावर 0 आ गई तो x की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, 5 इंटू 1 ही बचेगा, ओनली 5 बचेगा, ये कांस्टेंट हो गया, तो ये कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। ठीक है, याद रखना। अब पॉलिनोमियल से इक्वेशन कितनी टाइप की बनती है, पहली बनती है लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी कि x प्लस 7, ये लीनियर हो गई। नेक्स्ट होती है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक यानी कि 2, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स या 6 कुछ भी लिख लो, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। फिर आती है क्यूबिक, क्यूबिक कौन सी होती है, जिसकी डिग्री 3 होती है, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट पावर डिग्री हो गई। अब चौथी कौन सी होती है, बाई क्वाड्रेटिक,
इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक जिनकी डिग्री 4 होती है, ठीक है, जैसे कि x की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 7, इसकी डिग्री क्या हो गई 4, तो एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हम इसमें निकालते हैं, अब हम इसके अंदर ना वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हमें कब काम आती है, जब हमें इससे ग्राफ ड्रॉ करना होता है, ठीक है। हम पॉलिनोमियल्स का ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं ना लाइंस का, तो वैल्यू कैसे पुट करते हैं, मान लो पी एक्स दे रखा है हमें एक्स प्लस टू, पी एक्स एक्स प्लस टू दे रखा है, एक बार एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम 1, 1 प्लस 2 यानी कि 3, ये क्या आ गई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 1, ठीक है। एक बार -1 पुट कर दो तो एक्स की वैल्यू जो पुट करेंगे वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाती है, -1 प्लस 2 क्या आ गया 1, ठीक है, ये होती है। अब हम इस चैप्टर के अंदर हमें फाइंड आउट करना था जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है ये चीज बता दूं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पुट करने पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिले, जैसे कि मान लो यही पी एक्स को एक्स प्लस टू लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाएगी, कब आएगी, यहाँ एक्स को क्या लिख देंगे -2, पुट करके देखो, -2 प्लस 2 क्या आ गया 0, तो x की कौन सी वैल्यू -2 पे 0 आ गया, तो ये क्या हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमें फाइंड आउट करना था। और लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है, इसके जीरो कितने होंगे, एक होगा मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे, और बाई क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 4 जीरोस होंगे, यानी 1 2 3 तो हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम 4 ही होंगे, 5 नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब चलो, अब हाँ ग्राफ से जीरो कैसे निकालते हैं वो देख लो। एक इक्वेशन की लाइन एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगी ना, जैसे कि एक बार कट हो रही है, जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट करेगी उसके उतने जीरोस होंगे, इस लाइन के एक जीरो है, ये हो गई, इसके कितने हैं 2 जीरो होंगे, जहां जहां एक्स एक्सिस पे कट करेगी, ये एक हो गई 1 2 3, इसके कितने हो गए 3 जीरोस, आ गया। अब रिलेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो ये क्या होता है, एक जनरल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की, वो लिख लो, ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है। अब इसके अंदर अल्फा अल्फा और बीटा मान लो इसके जीरोस है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, यानी x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, और नेगेटिव अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, यानी कांस्टेंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, ठीक है, ये आता है। अब अगर हमें जीरोस दे रखे हैं, जीरोस हमें दे रखे हैं और उससे हमें इक्वेशन बनानी है, तो उस इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ये होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही होती है, ठीक है। यहाँ लिख लो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये आ गया। ये क्या होता है, यहाँ पे नॉन जीरो कांस्टेंट होता है, ठीक है, यही पढ़ते हैं हम पॉलिनोमियल के अंदर। अगला चैप्टर कौन सा है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब तक हम पॉलिनोमियल के अंदर सिंगल वेरिएबल पढ़ रहे थे, लेकिन पेयर यानी कि इसमें अब हम दो इक्वेशन पढ़ेंगे, दो इक्वेशन को जनरल फॉर्म क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, वहीं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशन होंगी, पेयर में लिख रखा है। लीनियर इक्वेशन यानी कि हाई डिग्री 1 ही होगी, x की पावर भी 1 होगी, y की पावर भी हर जगह 1 होगी। टू वेरिएबल यानी कि दो वेरिएबल आ गए, एक x आ गया एक y आ गया, ठीक है। ये इस चैप्टर का मेन मतलब बता दिया इस चैप्टर के अंदर हमें है क्या, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं दो इक्वेशंस का, 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। a1 की वैल्यू 2, a2 की 3, b1 3, b2 5, c1 प्लस 5 c2 माइनस 6, ठीक है, ये होता है। अब हमें इनके सॉल्यूशंस पता होने चाहिए, एक इक्वेशन कितने सॉल्यूशन निकाल रही है, हमें ये चैप्टर के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
तो सॉल्यूशंस किस तरीके से निकलते हैं, कितने सॉल्यूशन है, या तो उसका एक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे उन दोनों इक्वेशंस के, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका देखो। सबसे पहला मेथड कौन सा होता है, एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड क्या बोलता है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। वहीं इनफाइनाइट के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन सॉरी इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होगा इनफाइनाइट का। वही नो सॉल्यूशन कब होंगे, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल तो होंगे लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होंगे, ये नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड कौन सा होता है, अगर लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है यानी यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस का कैसा सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस दोनों की दोनों ऊपर नीचे आ रही हैं, कोइंसिडेंट, इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, और वहीं पैरेलल हैं, दोनों आपस में पैरेलल जा रही है तो यानी कि नो सॉल्यूशन। जब कहीं टकरा ही नहीं रही, मीट कर ही नहीं रही आपस में, तो क्या ही सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, यही होता है। हाँ, इसके अंदर दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का भी तरीका होता है। कौन, हम दो मेथड से इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस चैप्टर के अंदर इक्वेशन की फॉर्म बनाते हैं हम दो दो और उससे सॉल्व करते हैं, है ना, उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं ये बता देती हूँ। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा। सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सा होता है, मान लो एग्जांपल ले लो, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसके अंदर हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि y की फॉर्म में आ जाएगी। जैसे कि इसको आगे लिख लो, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, अगर 2y को उधर ले जाए तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y, ये आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को किस में पुट कर दो, पुट इन सेकंड, ये नंबर 1 थी, ये सेकंड थी, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। करो, x की जगह क्या करेंगे, 4 माइनस 2y पुट कर देंगे, माइनस का 3y हो गया इक्वल्स टू 6, 2 4 जा 8 माइनस 2 2 जा 4y माइनस 3y इक्वल्स टू 6 आ गया। करो अब इसको आगे और सोल्व, माइनस 7y इक्वल्स टू 6 माइनस 8, 8 उधर चला गया, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 2, y इज इक्वल्स टू माइनस का 2 अपॉन माइनस का 7, यानी माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 7। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। अब इस y की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2 इंटू 2/7। ठीक है, 4 माइनस 4/7, 4 7 28, 28 माइनस 4 माइनस 4 7 28, 24/7। ठीक है, ये आ गया, ये वैल्यू निकली है। अब दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, वो देख लो। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम एक टर्म ही गायब कर देते हैं, उसके इस तरीके से लिखते हैं कि उसकी एक टर्म को ही कैंसिल आउट कर देते हैं। चलो ऐसे सॉल्व कैसे होगा भाई, देख लो, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 हो जाता है, इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट के बराबर बना दो, यानी इन दोनों का एलसीएम सेम कर, मतलब कोफिशिएंट सेम लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई रहने दें तो क्या यहाँ 2x नहीं बन जाएगा और यहाँ 2x ही रहेगा, हो गया। चलो करो मल्टीप्लाई, पहली इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस 2y 4y इक्वल्स टू 12, सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 आ गई। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, ये साइन चेंज हो गए सब्ट्रैक्ट होने पे। ठीक है, आपको जो सुटेबल लगता है आप उस तरीके से करो। एक ये होती है 2x प्लस 4y माइनस 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 12 माइनस 3, ये भी होता है। ठीक है, मैं ऐसे कर लो, साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वालों के, ये इसी तरीके से कर लो। इसमें से इसको माइनस कर दिया, 2x से 2x कैंसिल, 4y माइनस वाई 3y इक्वल्स टू 3y, 12 माइनस 3 9, y इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 3 यानी कि 3। ठीक है, y की वैल्यू 3 आ गई। अब x की जगह वैल्यू पुट कर दो,
y की जगह वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। आ गए, ये निकालनी थी। चलो फटाफट नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, अभी पॉलिनोमियल्स में बताई थी, जिनकी डिग्री 2 होती है, यानी हाईएस्ट पावर 2 होती है x की। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, ये होती है। अब यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, ये याद रख लेना। अगर a 0 हो गया तो ये बची हुई इक्वेशन तो लीनियर हो जाएगी, क्वाड्रेटिक तो बचेगी ही नहीं। ठीक है, चलो इसके अंदर हम सबसे पहले कौन सा मेथड पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है, देखो अगर एक इक्वेशन दे दी ये, तो a और c का प्रोडक्ट जो है वो b के सम के इक्वल आना चाहिए। देखो कैसे करते हैं, एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, यानी कि इसका प्रोडक्ट 1 और 5, 5 इंटू 1 यानी कि 5। इसके ऐसे कौन से दो फैक्टर बनाओगे कि सम 6 आ जाए। अब 5 और 1 के तो सिर्फ 5 और 1 ही बच रहा है ना, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर बनेंगे, या तो खुद या 1। ठीक है, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाता है 6, यही हमें निकालना होता है। तो लिख दो, इसको तोड़ के लिख दो 6 को, 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा x प्लस 5, 1 कॉमन, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर बन गए। अब एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। x की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई, x की वैल्यू यहाँ से -5 आ गई। ठीक है, यही होता है, और इनको हम रूट्स बोलते हैं। ये दो रूट आ गए इसके इक्वेशन के, ये रूट बोले जाते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या बोलते हैं, एक वो होती है जनरल फॉर्म, तो हमें बता दी ना, ये होती है, क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट्स निकालने का, वो कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा होता है देख लो। इसके अंदर x की वैल्यू क्या आएगी, -b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, यही चाहिए। ठीक है, ये होता है रूट्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। एक और चीज, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर -4ac, रूट्स का नेचर पता करने के लिए। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स का नेचर पता करने के लिए हमें इसी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट है। ठीक है, डिस्टिंक्ट में यानी कि अलग अलग रूट्स। अगर ये इक्वल टू 0 है तो रियल एंड यूनिक, यानी कि एक सिंगल रूट आएगा। ठीक है, अगर ये लेस देन डी, इफ डी इज लेस देन 0 है तो ये इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, नॉन रियल बोल सकते हो, इमेजिनरी बोल लो या फिर नॉन रियल। ठीक है, आई बात समझ में, यही होता है इस चैप्टर के अंदर बेसिकली। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आता है हमारा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी कौन सा होता है, एक स्पेशल तरीके का सीक्वेंस जिसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन हो, उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके अंदर हमें मेनली दो ही फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर मैं अब इसको समझाने में आऊंगी तो इतना है नहीं, फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले ही पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर पुट होंगे और खूब अच्छे मार्क्स दिला देगा। एन टर्म निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, एन टर्म निकालने का फॉर्मूला, एन टर्म ऑफ एपी किससे डिनोट किया जाता है, ए एन से। ठीक है, ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है डिफरेंस। डी क्या हो गया, जैसे ये है A1 A2 A3 A4, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, डी क्या हो जाता है, इन सब का डिफरेंस वैसे भी सेम होता है, A2 माइनस A1 कह लो या फिर A3 माइनस A2 कह लो, ये डी होगी। ठीक है, एन क्या है, नंबर, एन नंबर ऑफ टर्म्स, ए क्या है, A1 को ए से डिनोट किया जाता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, और ए एन क्या है, एन टर्म यानी कि लास्ट टर्म, जो हमें एन टर्म निकालनी है। ठीक है, एन टर्म, आई बात समझ में। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है, अगर हमें सम निकालना है एन टर्म का,
सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या बोला जाता है? Sn, इसको Sn से डिनोट करते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n/2 ले लो। अब 2a को क्या लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं? a प्लस a लिख दोगे, n-1 इंटू डी क्या आ जाएगा? n/2 a एज इट इज, और ये किसका फॉर्मूला है? अभी देखा है an का, तो इसकी जगह लिख दो an। ये भी एक फॉर्मूला होता है। an को l से भी डिनोट करते हैं बहुत जगह, याद रखना, a प्लस l लास्ट टर्म। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला के बन जाएंगे इस चैप्टर में से। एक ये फॉर्मूला याद कर लेना और दूसरा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी हमें दो फॉर्मूलाज मेन याद होते हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, एक सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यहाँ एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। ठीक है, ये होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। अब इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? 2 पॉइंट्स होते हैं, पहला पॉइंट P मान लो x1 y1, दूसरा पॉइंट Q x2 y2। ठीक है, यही होता है। अब P Q की यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला, P से Q तक का डिस्टेंस कितना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है, समझ में आ गया? ये फॉर्मूला पुट होगा ज्यादातर पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, एंड टाइम बिल्कुल रट लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना। दूसरा होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। दूसरा कौन सा होता है? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? एक लाइन है, उसके 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, पॉइंट्स की वैल्यू x1 y1, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x2 एंड y2। ठीक है, अब एक पॉइंट है P, ये इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस P पॉइंट के x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये होंगे, x की वैल्यू क्या होगी? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये होंगे। ठीक है, जब हमें m और n गिवन है, रेशियो गिवन है, तो हम ऐसे लिखते हैं। जब कई फॉर्मूलाज में हमें रेशियो पता नहीं होगा, पॉइंट्स दे देंगे, मान लो ये 1 और 2 पॉइंट है और ये 5 और 7 है, ये कोऑर्डिनेट्स a के हैं, ये कोऑर्डिनेट्स b की हैं, हमें x y की वैल्यू गिवन होगी इस पॉइंट की, क्या होगी? मान लो 3,4 है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट p के हैं। अब निकालो इसका रेशियो, तो हम इसको k/1 में लेट करते हैं। m की जगह k पुट करना, n की जगह 1 पुट करना, और इसके अंदर पुट करके इसको x कोऑर्डिनेट के इक्वल, और इसके अंदर k/1 के अंदर इसके अंदर। ठीक है, आ गया इस चैप्टर के अंदर, बस इतना ही है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले हमें बीपीटी थ्योरम पता होनी चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, बीपीटी ऑब्लिक थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसका प्रूफ भी आता है पेपर में, बहुत बार आ चुका है प्रूफ, अच्छे से रट लेना, प्रूफ भी आएगा। ठीक है, देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है? अगर ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये लाइन है डी और ई पॉइंट करके जा रही है, अगर डी पैरेलल है बीसी के, डी ई इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है, इफ ये गिवन है डी पैरेलल बीसी के, तो इसके प्रोपोर्शंस यानी कि इन लाइंस के प्रोपोर्शंस भी इक्वल होंगे, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये दोनों का बंटवारा भी सेम प्रोपोर्शन आ गया। पहला ये होगा, सेकंड प्रोपोर्शन छोटे के ऊपर AD के ऊपर AB, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, ये भी प्रोपोर्शन इक्वल होगा। थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाता है? नीचे वाले पे AB, यानी कि DB अपॉन AB इज इक्वल्स टू EC अपॉन AC, ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये प्रोपोर्शन याद रखना। दूसरी चीज, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है? अगर प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन इक्वल दे रखे हैं, ठीक है, ये अगर हमें गिवन है, तो DE पैरेलल BC होगा। ठीक है,
अगर ये पैरेलल है तो प्रोपोर्शन सेम होगा, अगर प्रोपोर्शन दे रखा है तो लाइन पैरेलल होंगी। पूरे चैप्टर के अंदर यूज होगा, अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट कौन सा आता है, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने होते हैं हमें। सिमिलैरिटी किन किन क्राइटेरिया से प्रूव होती है, पहला होता है ए, दूसरा होता है ए, तीसरा एस, तीसरा एस, चौथा एस। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल है, ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसकी साइड्स का प्रोपोर्शन, यानी कि मतलब सिमिलर प्रूव हो गया तो साइड्स का प्रोपोर्शन भी इक्वल होता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा बाई ए क्राइटेरिया। ठीक है, ट्रिपल ए। वहीं अगर दो बोल दिया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो ए और ए से भी प्रूव हो जाएगी कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। एस क्या होता है, अगर इस साइड का प्रोपोर्शन और इस साइड का, इन दोनों का प्रोपोर्शन, इसको तो लिख के बता देती हूँ, एस क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अगर ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू डी एफ, सॉरी ए सी अपॉन डी एफ हो जाता है, तो ये ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर हो जाते हैं, इनका प्रोपोर्शन भी इक्वल हो गया। तो एस क्या बोलता है, ठीक है, एस क्या बोलता है, इसका प्रोपोर्शन अपॉन इसका इस लाइन का अपॉन इस लाइन का प्रोपोर्शन, यानी कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू, अगर इसके और इसके प्रोपोर्शन में आ जाए, यानी कि ए सी अपॉन में डी एफ, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाए, यानी एक साइड एक एंगल और दूसरी साइड, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी हो जाए, तो भी एस प्रॉपर्टी से ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना। अब इसके अंदर तीसरी एक और चीज कौन सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक चीज बहुत ज्यादा यूज होती है इस पूरे चैप्टर के अंदर। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इफ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, then AB is also equals to AC। ABC ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, दो एंगल इक्वल होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगी। इसका बिल्कुल अपोजिट भी होता है। ठीक है, याद रखना, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इनके आने वाले सामने बिल्कुल अपोजिट एंगल्स, जैसे कि ये और ये भी इक्वल होंगे। अगर दे दिया ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2 होगा। किस वजह से, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू द साइड ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, आर ऑल्सो इक्वल, ये याद रखना। ठीक है, अब हम दूसरी कौन सी चीज आती है, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के, ट्रांसवर्सल लाइन के बीच का चीजें वो आती हैं। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, एल और एम आपस में पैरेलल लाइंस हैं, एक बीच से लाइन जा रही है जो ट्रांसवर्सल बोली जाती है। ठीक है, ये लाइन जा रही है, ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, याद रखना। ओके, अब दूसरी चीज, कौन कौन से, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर बोल लो या ऑल्टरनेट एंगल्स बोल लो। ठीक है, ये वाला और ये वाला जो एंगल होगा बाहर वाला, ये बाहर वाले के इक्वल होगा। ठीक है, याद रखना। ओके, ये भी बाहर वाला इसके इक्वल नहीं होगा, ये दोनों आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये वाले भी होंगे। ठीक है, ये इस तरीके से ऑल्टरनेट इंटीरियर्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर्स। ठीक है, अब देखो एक और कॉन्सेप्ट, ये जो एंगल होंगे ये 1 एंड 2, ये आपस में को इंटीरियर एंगल्स होंगे। क्यों, क्योंकि इनका सम 180 होगा। ठीक है, याद रखना, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में अगर आपको याद हो तो अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स होते हैं, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है। और इस एंगल का सम इस एंगल के, अगर इन दोनों का सम करते हैं यानी कि x प्लस वाई करते हैं, तो इन दोनों का सम 180 होता है, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, याद रखना। अब एक लाइन है उस पर एक रे जा रही है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो 180 होगा। दे आर लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, तीसरी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों का सम,
180 डिग्री होता है। एक ट्राइंगल के इंटीरियर तीनों एंगल्स का, समंदर वालों का 180 डिग्री होता है। याद कर लेना इनको अच्छे से, ठीक। चलो हाँ, और बीपीटी का प्रूफ, बीपीटी का प्रूफ, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ जरूर याद कर लेना। मैंने जो ट्राइंगल चैप्टर की वीडियो डाल रखी है उसके अंदर सबसे पहले यही थ्योरम कराई हुई है, देख लेना उसके अंदर से, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आता है हमारा, सर्कल। सर्कल के अंदर बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से हैं देख लो। एक सर्कल है, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये 10th का नहीं है लेकिन यहाँ भी यूज होता है, ठीक है। एक कोड जा रही है ए बी सर्कल के अंदर, सेंटर ओ से एक लाइन आ रही है सीधी पी, वो परपेंडिकुलर है। अगर ओपी ए बी पे परपेंडिकुलर है तो वो ए बी को बाइसेक्ट करेगी, यानी इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगी, ए पी इक्वल्स टू पी बी हो जाएगा, ठीक है। ये पहली लाइन होती है। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, ठीक है। ये तो हो गया अगर ओपी परपेंडिकुलर है तो ये इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अगर एपी इक्वल्स टू पीबी है, ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट, अगर ये इक्वल है आपस में तो ये जो ओपी आ रही है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी एबी से, ठीक है। इक्वल है तो 90 डिग्री बना देगी, 90 डिग्री बना हुआ है तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, दोनों चीज याद रखना। 10th क्लास का कॉन्सेप्ट कौन सा आता है देख लो। एक जो सेंटर को से टच करने वाली जो ये लाइन होती है, चलो पहले मैं टेंजेंट बताती हूँ, टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट पता है, सर्कल से एक पॉइंट पे टच करने वाली कि निकलने वाली लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं, जो एक पॉइंट पे टच करके निकल गई बस सर्कल को। मान लो ये ए बी है, टचिंग पॉइंट, टच जहां कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसको पी बोल दो। तो सेंटर से इसको टच करने वाली जो ओपी को जो ज्वाइन करेगी वो लाइन ए बी पे, वो 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। ठीक है, समझ में आई बात। ये टेंजेंट है, ये भी सर्कल से 90 डिग्री बनाएगी, ये टेंजेंट है, ये भी सर्कल से 90 डिग्री बनाएगी। जो टेंजेंट जहां भी सर्कल पे टच करेगी वो वहां पे 90 डिग्री एंगल बना देगी, ठीक है, याद रखना। ओके, अब एक और, ये थ्योरम भी आती है, ये प्रूव करनी भी आती है और सब कुछ आता है। सर्कल चैप्टर की वीडियो के अंदर इसका प्रूफ देख लेना, आपको मिल जाएगा। क्या बोलता है, एक पॉइंट है पी, ठीक है, पॉइंट है पी, वहां से दो टेंजेंट जा रही हैं एक सर्कल की तरफ, ठीक है, एक ही सर्कल पे दो टेंजेंट जा रही हैं। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, यानी कि ये मान लो ये रेडियस है, ठीक है, ओ से रेडियस आ रही है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये ए है और ये बी है, तो ये आपस में इक्वल होंगी। एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से जाने वाली दो टेंजेंट्स एक सर्कल पे इक्वल होती है, पी ए इक्वल्स टू पी बी, क्योंकि दोनों सेम एक्सटर्नल पॉइंट से आ रही हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, याद रखना। ओके, चलो अब एक और चीज भी इसके अंदर हम प्रूव कर देते हैं, वैसे मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। इसके अंदर ओपी को ज्वाइन कर दो, ये एंगल 1 2 के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल 1 2 के इक्वल होगा, और ये 90 डिग्री एंगल होंगे और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, 3 और 4 आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, याद रखना, ये चीजें काम आएंगी आपको सर्कल्स में। चलो अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, मोटा मोटा बता देती हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर थीटा बनने वाले के साथ में जो उसके साइड्स का जो प्रोपोर्शन होता है ना, वो बोला जाता है। चलो देखो, मतलब कि एंगल या साइड्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है बेसिकली हमें ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अगर ये है, ये एक ट्रायंगल मान लो ए बी सी है, यहाँ ये 90 डिग्री है बी एंगल पे, अगर ये थीटा है तो इसके सामने अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर मानते हैं, इसके एडजेसेंट साइड को हम बेस बोलते हैं, और ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड बोली जाती है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। वहीं अगर ये ट्रायंगल हो गया, अगर इसको हम थीटा मानेंगे तो इसके साइड सामने, अगर हम ये थीटा मान रहे हैं, ये ए बी सी ही बोल रही हूँ, लेकिन अगर थीटा ये हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। याद रखना, थीटा के बिल्कुल अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर मानते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं तो इसमें आप गलती मत करना, ठीक है। अब बता देती हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, वहीं कोसेक थीटा, सीकेंड थीटा एंड कोट थीटा। आ गया। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक, कोसेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन पी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसकी एक ट्रिक होती है, याद कर लेना, मतलब आपको खुद को याद करने के लिए बता रही हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोला। ठीक है, पी अपॉन एच साइन, बी अपॉन एच कोस, पी अपॉन बी टेन। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। अब यहां से क्या पता लग रहा है? और इसका बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, अब देखो इनको उल्टा, इनका साइन और कोस का और टेन का, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है? अगर साइन पी बाई एच है, साइन थीटा पी बाई एच है, तो क्या इसका एच अपॉन पी आपको कहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कोसेक, यानी कि ये वन अपॉन कोसेक होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन। या बोल लो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, कुछ भी बोल लो। ठीक है, साइन थीटा वन अपॉन कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा वन अपॉन साइन। ऐसे ही कोस किसका होता है? वन अपॉन सेक का थीटा का। ठीक है, और सेक किसका होता है? वन अपॉन कोस थीटा। ठीक है, टेन किसका होता है? वन अपॉन कोट थीटा। भाग भाग के इसलिए फटाफट करा रही हूँ क्योंकि अब तो पढ़ ही चुके हो, टाइम कितना बचा है? अगर अब भी कुछ नहीं किया है तो सिर्फ रिवीजन ही तो चल रहा है। वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से टेन थीटा की एक और वैल्यू होती है, टेन थीटा को एक और चीज से करते हैं, साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये टेन थीटा होता है। वहीं कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये चीज आती है। चलो और चीजें, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इसके अंदर पक्का अच्छे से याद कर जाना, उसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने बता भी रखी है वीडियो के अंदर बनाते कैसे हैं। 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख देते हैं, साइन कोस एंड टेन। ठीक है, अगर ये लिख दिया तो इनका वन अपॉन करके तो आपको वो याद ही हो जाएंगी। ठीक है, देखो साइन जीरो जीरो बनाई कैसे थी, वो आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल की वीडियो देख लेना, उसके अंदर मिल जाएगी, लेकिन याद करने के लिए फटाफट देख लो। ये क्या होता है? 1/2। ये क्या होता है? √2, 1/√2। ठीक है, साइन 30 कितना होता है? √3/2, साइन 60 सॉरी, और साइन 90 कितना होता है? 1। ठीक है, अब इसको यहाँ से अपोजिट लिख दो, ये जो है ये यहाँ लिख दो, ये √3/2, ये 1/√2, और ये क्या हो जाएगा? 1/2, और ये 0 का 0 एज इट इज। ठीक है, ये हो गया कोस। और टेन क्या होता है? साइन अपॉन कोस, 0/1 0, दिस अपॉन दिस 1/√3। ये कैंसिल, थ्री यहाँ पे ओनली √3, और ये क्या आएगा? 1/0। ये तो नोट डिफाइन होता है ना, इसको इनफाइनाइट से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, आ गया ये। अब ऐसे ही कोसेक सेक, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, ऐसे ही कोसेक लिखने के लिए इसका रेसिप्रोकल, जीरो का उल्टा क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। 1/2 2, 1√2 √2, और 2√3, और 1 का 1। ऐसे ही 1/1 1, 2√3। ठीक है, ये अगेन √2, ये क्या हो गया? 2, ये अब यहाँ से उल्टा लिख दो, और ये इनफाइनाइट। कोट किसका होता है? 10 का होता है, तो जीरो का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3, √3 1 का 1, √3 का 1/√3, और ये नॉट डिफाइंड, ये 1/0 था तो ये 0 बन गया। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इनकी वैल्यूज याद कर लेना अच्छे से, ये वैल्यूज डायरेक्ट पुट करनी होती है। ठीक है, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मेनली हमारी तीन है, उन्हीं से सारी आइडेंटिटी बनी है। तीन कौन कौन सी हैं देख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेकंड कौन सी है? 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरी कौन सी है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ गई। अब यहाँ से क्या क्या फॉर्म बन रही है देख लो फटाफट। कोस स्क्वायर इधर रह जाएगा, साइन उधर चला गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन इधर रह जाएगा, कोस उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये याद कर लेना, ये डायरेक्टली पुट हो जाएंगी कहीं पे भी। ठीक है, अगर इसको ओपन करेंगे, पहले इसको कर लो, इसको ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है?
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये भी ऐसा कैसा पुट हो जाता है। और वहीं कोसेक स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। आ गया। अब इसको देखो, अगर 1 की फॉर्म में बनाना है तो सीकेंट, अगर टेन उधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। वहीं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, इसको देख लो, कोसेक में से कोट स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1। कोसेक स्क्वायर थीटा में से माइनस 1 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। आ गया। ठीक है, ये चीज आ गई। एक और मेन चीज लिख देती हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन, सॉरी सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, याद रख लेना, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। ऐसे ही माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोट, कोसेक और कोट का भी होता है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर यही है। ठीक है, और एक ट्रिक बता रही हूँ बहुत सिंपल सी, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है, इसके अंदर सॉल्यूशन करने जाते हो, कोई क्वेश्चन नहीं होता है, तो आपको सिंपल है, ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर बहुत सिंपल सी ट्रिक है, टेन और कोट को साइन और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में कन्वर्ट कर लेना। टेन है तो साइन कोस में करो, और कोट है तो कोस, कोट क्या होता है, कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यू करके कर लेना, हो जाएगा बहुत आराम से सोल्व। चलो, अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के अंदर हमें दो चीज पता होनी चाहिए, पूरा चैप्टर आराम से हलवे की तरह सोल्व कर दोगे। सबसे पहला क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं, यानी आदमी नीचे खड़ा है और बिल्डिंग पे रखे हुए ऊपर ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक है, बिल्डिंग को ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है ना, आदमी के ऊपर की तरफ देखने वाले, ये तो उसकी लाइन ऑफ साइट हो जाती है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है ना, इसको थीटा, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। ठीक है, नीचे खड़ा ऊपर देख रहा है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन समझ में आ गई, और ये 90 डिग्री बनाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है, जब वो आदमी ऊपर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है, नीचे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है। ठीक है, तो ये एंगल जो बनता है, ये वाला, ये जो एंगल बनेगा, आदमी के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना, कंफ्यूज मत होना, कब डिप्रेशन लगाना और कब कौन एलिवेशन। जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर देख रही है तो एलिवेशन, जब ऊपर से नीचे देख रही है तो डिप्रेशन। डिप्रेशन ये वाला एंगल होगा। ठीक है, और ये देखो, ये लाइन ऑफ साइट सीधी है, रोड की लेंथ भी सीधी होगी, तो ये एंगल इक्वल होंगे। आगे समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, लेकिन आपको मतलब अभी ये पता होना चाहिए ना, आप क्वेश्चंस करोगे जब अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ये बहुत जरूरी चैप्टर है, अच्छा खासा ले लेते हैं। ठीक है, वेटेज। चलो, इसके अंदर हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, एक सर्कल होते हैं, आर्क किसको बोलते हैं, आर्क की डेफिनेशन अगर मालूम हो, कोई भी कम कम सरकमफेरेंस का पोर्शन, ये इतनी सी ले लो, ये भी आर्क है, ये इतनी बड़ी ले लो, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है। पूरा सर्कल जब कंप्लीट नहीं होता ना, उसको आर्क ही बोला जाता है। ठीक है, सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस पता है किसी को, बाउंड्री की लेंथ, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, उसका फॉर्मूला 2πr। ठीक है, याद रखना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब नई चीजें बताती हूँ, इसके अंदर आपको टेंथ में दो चीजें नई नई इंट्रोड्यूस की गई होंगी, एक होता है सेक्टर, एक होता है सेगमेंट। ठीक है, सेक्टर क्या होता है, जब एक एक सर्कल है, एक आर्क है। ठीक है, एक आर्क है, रेडियस और आर्क मिलाकर जो एरिया कवर करती है ना, ये रेडियस और ये आर्क मिला के जो एरिया कवर करती है, ये इसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये एक एंगल भी बनाती है, इस एंगल को बोलते हैं थीटा। ठीक है, ये जो छोटी है, ये माइनर सेक्टर बोली जाती है। ठीक है, और ये जो बड़ा है, ये जो बच गया, ये भी तो एक आर्क और दो रेडियस के बीच का एरिया है, इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं।
ठीक है। सेक्टर का निकालने का एरिया, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, थीटा बाई 360। ये जो थीटा बना रहा है ना, इस थीटा बाई 360 इज इनटू में पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर निकालने का फॉर्मूला, एरिया, सेक्टर के एरिया का निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर पूछ ले कि इस आर्क की लेंथ क्या है, आर्क की लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी, थीटा बाई 360। लेंथ कैसे निकाल रहे थे, सरकमफेरेंस इनटू 2 पाई आर। ठीक है, याद रखना। आगे यहां तक समझ में हो गया ना यहाँ तक। चलो अब हाँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, एक ही सेंटर पे दो सर्कल लाई करते हैं, उन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोला जाता है। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये कैपिटल आर मान लो और ये स्मॉल आर है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि इस एरिया का फॉर्मूला है ये। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के जो रीजन, बीच का जो रीजन होता है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसे। ठीक है, ये सॉर्ट आउट कर दिया, इजी इजी। आ गया यहाँ तक समझ में। अब एक और चीज भी होती है, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है वो देखो। ठीक है, ये एक कोड है, ये कोड है, कोड ए बी। ठीक है, इस कोड से नीचे छोटा जो एरिया बोला जाता है, जो कवर हो रहा है, उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। ठीक है, वहीं जो ये बड़ा वाला एरिया बच गया, इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, मेजर सेगमेंट, याद रखना। ओके, ये सेक्टर, सेक्टर के एरिया में से भी ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो भी ये सेगमेंट ही बचता है। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है सेगमेंट के एरिया का, वो देख लो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और इंटू कोस थीटा बाई 2। ठीक है, ये थीटा होता है ना, ये थीटा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करते हैं। ठीक है, और ये ना आए तो ये जब जो ट्रायंगल का फॉर्मूला बनेगा ना, उससे निकाल दें। ठीक है, चलो अगला चैप्टर कौन सा है हमारा, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर फटाफट फटाफट देख लो, भागम भाग। चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से फॉर्मूलाज पता होने चाहिए और कौन कौन से नहीं होने चाहिए। इसके अंदर बेसिकली 6 शेप के फॉर्मूलाज हम याद करते हैं। ठीक है, और किस किस का देखेंगे, पहले तो देखेंगे कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, जिसके अंदर ऊपर का टॉप, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर का टॉप और बॉटम इसमें इंक्लूड नहीं होता ना, उसको हम कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। जो फिगर कर्व होती है, जैसे सिलेंडर, कोन, स्फीयर, उनका कर्व सरफेस एरिया। और जो कि क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, जिसकी साइड्स वैसे गिवन होती है, उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। सिर्फ टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया, जिसका टॉप भी और बॉटम भी इंक्लूड हो गया, सारा टोटल, वो टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट जगह कितनी घेर रहा है, उसके अंदर एरिया कितना आ रहा है, मतलब एक पानी के ग्लास में पानी कितना जा रहा है, वो उसकी वॉल्यूम होती है। ठीक है, अब देखो शेप्स देख लेते हैं कौन कौन से तरीके की आती है। पहली शेप आएगी क्यूब। ठीक है, क्यूब, क्यूब का, क्यूब की साइड किससे डिनोट करते हैं हम, ए से। ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, ए क्यूब। इसका कर्व से, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, अगर ये क्यूब है, ठीक है, इसकी 4 साइड, मतलब इसकी 6 साइड्स होती है ना। एक रूम लगा लो, रूम है हमारा बिल्कुल चौकुटा, उसके अंदर साइड की दीवार कितनी हो गई, 1 2 3 4, 4 दीवार होती हैं। तो हमें पेंट करवाना है तो छत पे नहीं कराएंगे, फर्श पे नहीं कराएंगे, पेंट सिर्फ 4 दीवारों पे होगा ना। तो वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है ना एक एक का। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है क्यूब का, 6 ए स्क्वायर, छत भी और बॉटम भी। आ गया समझ में। अब देखो सेकंड शेप कौन सी होती है हमारी, क्यूबॉइड। ये भी सेम इसी तरीके की होती है, लेकिन क्यूबॉइड की जो साइड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, लेंथ अलग होगी, ब्रेड्थ अलग होगी और हाइट अलग होगी। ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, एल इंटू बी इंटू एच हो जाती है, ये वॉल्यूम हो गई। ठीक है, अब इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, हमें सिर्फ साइड की दीवारें देखनी है, ऊपर छत नहीं देखनी, नीचे नहीं देखनी। तो साइड की दीवारों के अंदर कौन कौन सा एरिया आ जाएगा, एक बार लेंथ आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ठीक है, एक दीवार, एक ब्रेड्थ आ जाएगी, एक हाइट आ जाएगी। और दो दो दीवारें है ना, ये आमने सामने वाली, ये भी आमने सामने वाली, इंटू 2 कर दो, तो 2
L प्लस बी कॉमन आ गया, H कॉमन आ गया, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इसके अंदर छत और फर्श भी ऐड कर दो, यानी कि 2LB प्लस BH प्लस H। ठीक है, अब तो सिर्फ याद करने का टाइम बचा है, याद करके डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर पुट कर देना। ठीक है, चलो अब आते हैं हम थर्ड शेप के अंदर। थर्ड शेप कौन सी होती है, सिलेंडर की। सिलेंडर की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है ना। इसके अंदर हमें कौन कौन से वो पता होने चाहिए पैरामीटर्स, यानी कि रेडियस, ये सर्कल की रेडियस r और इसकी हाइट h। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, पाई आर स्क्वायर एच। आ गया समझ में, एरिया और हाइट से मिला दो, पाई आर स्क्वायर एच आ गया। कर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाता है सिलेंडर का, सिर्फ टोटल कर्ड, कर्ड सरफेस एरिया, वो क्या बोला जाता है 2πRh। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, इस 2πRh के अंदर ऊपर सर्कल और नीचे वाला सर्कल भी ऐड कर दो, 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ऊपर, एक पाई आर स्क्वायर नीचे, दोनों 2πr स्क्वायर, यानी 2πr कॉमन h प्लस r। ठीक है, आ गया, यही चीजें पढ़नी थी। अब और कौन सी शेप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कोन। ठीक है, फोर्थ शेप कौन सी आती है, कोन की। कोन की शेप आ गई। कोन की इस हाइट को किससे डिनोट करते हैं, एच से। ये भी एक कोन की हाइट होती है एल, और ये क्या हो गई रेडियस। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है स्लैंट हाइट निकालने का। सॉरी, ओके। अब कोन का कर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाता है, सिर्फ टोपी पहनानी है किसी को, ऊपर ऊपर कवर कर रहे हैं, अंदर तो हमारा सिर ही जाएगा, नीचे से खाली होता है, तो टोपी पहनाने के लिए कर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 2 ओनली पाई आर एल। ठीक है, पाई आर इसकी लेंथ और एल इसकी जो वैसे हाइट होगी। ठीक है, स्लैंट हाइट। अब टोटल सरफेस एरिया क्या कर देंगे, पाई आर एल के अंदर और क्या ऐड हो जाएगा, नीचे वाला स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर कॉमन एल प्लस आर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। यही हमें पता होना चाहिए था। अब कौन की वॉल्यूम क्या होती है, कौन की वॉल्यूम बताओ, एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, उसके अंदर एक कोन ऐसे फिट हो गई, एक कोन ऐसे होगी, एक कोन ऐसे होगी, तीन कोन आ गई ना, तो सिलेंडर का 1/3 याद रख लेना। सिंपल सी ट्रिक बताइए, आगे समझ में, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन की वॉल्यूम होती है। ठीक है, अब स्फेयर पे आओ, फिफ्थ शेप कौन सी होती है, स्फेयर। ठीक है, स्फेयर, स्फेयर की शेप क्या होती है, स्फेयर के अंदर सबसे हमें क्या पता होना चाहिए, बस रेडियस होते हैं एक पैरामीटर सिंगल। इसका कर्व सरफेस एरिया, एक बॉल है, बॉल का कोई अपर पार्ट लोअर पार्ट होता है, नहीं होता, बॉल चारों तरफ से सेम होती है, तो इसका सी एस से और टी एस से टोटल सरफेस एरिया सिर्फ एक ही होता है, वो होता है 4πr²। ठीक है, और कौन स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3πr³। ठीक है, अब स्फेयर से ही एक और शेप बनती है, सिक्स मान लो। अगर स्फेयर को आधा आधा काट देंगे तो ये नीचे वाला पार्ट या ऊपर वाला एक अकेला पार्ट क्या बच जाता है, इसको बोलते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr², हाफ कर देंगे बिल्कुल इसका, और टोटल क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, अगर एक प्याली कटोरी है तो उसके नीचे का भी और ऊपर का सर्कल भी, यानी कि 2πr² प्लस πr² क्या हो जाएगा, टोटल 3πr²। आगे समझ में, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बिल्कुल इसकी हाफ, 4/3 का क्या होगा, हाफ हो जाएगा 2/3πr³। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज एक जगह बिल्कुल फटाफट बता दिए। चलो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमें सबसे पहले क्या, कौन कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी होती है, सबसे पहले आता है मीन, जिसको हम एरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, फिर आता है मीडियन। ठीक है, एंड देन आता है मोड। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हम बेसिकली 3 डाटा के साथ खेलते हैं, रॉ डाटा और डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी का डाटा। ठीक है, आ जाओ फटाफट, मीन निकालने के भी 3 फॉर्मूला होते हैं, सारे बता दूंगी, फटाफट बता दूंगी। ठीक है, चलो अब सबसे पहले रो डाटा बताती हूँ। रो डाटा कैसा होता है, यहाँ देखना, रो डाटा क्या हो गया, एक क्लास का क्लास की वैल्यूज दे दी, हमें मार्क्स दे दिए फटाफट सारे के सारे, कितने कितने मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, एक बच्चे के 5 आए हैं, एक के 10 आए हैं, एक के 15 आए हैं, एक के 15 आए, एक के और 15 आए हैं। ठीक है, एक के 17 आए हैं, एक के 18 आए हैं, ये हमें रो डाटा दे दिया। ठीक है, मीन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से, याद रखना। ठीक है, और ये
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या किससे डिनोट की जाती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, उसको किया जाता है स्मॉल n से। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोला जाता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सब का सम। मीन को बेसिकली वैसे एवरेज भी बोलते हैं, टोटल एवरेज, मीन, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, इन सब का सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्स बार को कैसे लिखते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यानी कि 5 + 10 + 15, 15 15 30, 30 और 30 60, 60 और 18 78 + 17 5 और 1 यानी कि 95, 95 हो गया टोटल सम इनका। अपॉन में n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 95, ये 7, ये आ गया इसका मीन। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। चलो, मीन का फॉर्मूला देख लिया, आ गया समझ में। मीडियन क्या होता है, मीडियन यानी कि मिड वैल्यू, इसकी मिड वैल्यू, इसको सबसे पहले हम अगर कोई भी डाटा गिवन है 5 7 6 2 1, कोई भी डाटा गिवन है उसको सबसे पहले हम अरेंज करेंगे मीडियन निकालने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज। अरेंज किस में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, याद रखना, असेंडिंग और डिसेंडिंग में करने के बाद उसकी जो मिड वैल्यू आती है ना, मिड वैल्यू, बेसिकली मीडियन मिड वैल्यू होती है। ठीक है, मिड वैल्यू को मीडियन बोला जाता है। अब इसी डाटा को लगा लो। ठीक है, एक ये 7 नंबर है, 7 ऑब्जर्वेशन है, 5 10 15, इसकी मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, चले एक मिड वैल्यू कैसे निकल, मीडियन का फॉर्मूला डायरेक्ट बता देती हूँ। अगर एन ओड है, अगर n ओड है यानी कि ओड वैल्यूज हैं, तो n + 1 अपॉन में 2th टर्म, ये इसका मीडियन हो जाता है। ठीक है, अगर वहीं n इवन है, ठीक है, तो n/2th प्लस n/2th + 1th, n/2 + 1th अपॉन में 2, इन दो का एवरेज ये मीडियन होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें लगा लो n + 1/2 यानी कि 7 + 1/2, 8/2 यानी कि फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म इसकी मीडियन हो जाएगी, 1 2 3 4, 4 यानी कि 15, 15 इसका मीडियन आ गया। वहीं अगर इसको इवन में दे दिया, ठीक है, इवन टर्म्स में दे दिया यानी कि एक 19 और टर्म लगा दी, तो टोटल कितनी टर्म हो गई, 8 हो गई। तो 8/2th प्लस 8/2 + 1th यानी कि फोर्थ टर्म, 4 + 1 फिफ्थ टर्म, 4 + 6 का डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। फोर्थ टर्म क्या है 15, फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ भी 15। ठीक है, 15 + 15 डिवाइड बाई 2, 15 15 30, 30/2 15, यानी कि इसका मीडियन भी 15 आ गया। अगर यहाँ 15 15 रिपीट पे तो 15 आया, अदरवाइज समझ जाना दो टर्म्स का एवरेज निकालना है मिड वैल्यूज के बीच की। ठीक है, ये होता है मीडियन। आगे यहाँ तक समझ में। चलो, अब देखते हैं मोड। मोड क्या होता है, सबसे ज्यादा रिपीट करने वाली ऑब्जर्वेशन को हम मोड बोलते हैं। ठीक है, रो डाटा के अंदर सिंपल ऐसे ही निकाल देते हैं, क्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है कौन सी है, 15 15 3 नंबर है, 3 बार आ रही है, मोस्ट अकरिंग टर्म यानी कि 15। ठीक है, आगे यहां से समझ में। अब दूसरा डाटा हम कौन सा देखते हैं, दूसरा डाटा कौन सा देखा जाता है, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। मान लो कि ऑब्जर्वेशन लिख रखी है, कितने बच्चों कितने आए हैं, 15 नंबर आए हैं। ये ऑब्जर्वेशन होते हैं, इनको XI से डिनोट किया जाता है। ये फ्रीक्वेंसी है, FI से डिनोट किया जाता है। देखना, अब 15 20 25 30 35 40, ये ऑब्जर्वेशन लिखी है, इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि 5 बच्चों के 15 आए हैं, 3 बच्चों के 20, 2 1 4 3, ऐसे इस तरीके से लिखी रहती है। इनका टोटल जो होता है वो निकाल लो। अब यार मान लो इसका 18 आया, फ्रीक्वेंसी का सम को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, याद रखना, पूरे चैप्टर में काम आएगा। ओके, और ये क्या होती है, एक्साइज। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी मतलब ये है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। ठीक है, और दूसरा डाटा किस तरीके का होता है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, क्लास ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं ना, क्लास इंटरवल बोलते हैं वैसे इसे, जब ये कॉन्टिन्यूस होती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर क्या है, 0 से 10
तक के बच्चे, 10 से 20 बड़े बच्चे, 20 से 30 तक के, 30 से 40 तक के, जिसके, और इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे हम इधर FI से डिनोट करके। 0 से 10 नंबर किस किस बच्चे के बीच के आए हैं? 3 बच्चों के आए हैं। 10 से 20 तक 4 के, फिर 2 के, फिर 5 के। ठीक है, ऐसे ही ये तो होती है एक तरीके का डाटा जिसके अंदर 10 यहाँ भी आ रहा है, 10 यहाँ भी आ रहा है, 20 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। लेकिन 10 काउंट कहाँ किया जाएगा? ऊपर वाले में या नीचे वाले में? ऊपर वाले में। ठीक है, याद रखना ऊपर वाले में ही 10 काउंट हो जाएगा, नीचे वाले में नहीं होगा। नीचे वाली वैल्यू 11 से शुरू होती है, इसीलिए इसे एक्सक्लूसिव डाटा बोला जाता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव डाटा। ओके, इंक्लूसिव डाटा कौन सा होता है? 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, 21 से 30 तक, 31 से 40 तक। ठीक है, ये होता है इंक्लूसिव डाटा। एक से यानी कि एक भी इंक्लूड हो रहा है, 10 भी हो रहा है। 11 से 12 20 है तो ना ऊपर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम तो है नहीं, तो ये अलग अलग बन जाते हैं। ये इसके अंदर ही होगा सिर्फ इंक्लूड। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसके अंदर क्या होता है देख लो, एक्सक्लूसिव डाटा के अंदर इसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। 0 से 10 तक ये बोली जाती है हमारी क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल के अंदर ये दो लिमिट दी होती है। ये होती है लोअर लिमिट, इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, क्लास साइज कैसे निकालते हैं? क्लास साइज को किससे डिनोट किया जाता है? एच से। एच क्या होती है? क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि किसी को भी ले लो, 40 माइनस 30 10, 10 क्या हो गई? क्लास साइज हो गई। आगे समझ में? ठीक है, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? मिड वैल्यू। हम जब इस तरीके का डाटा हमें गिवन होता है और हमें एक्स आई निकालना होता है, इनकी मिड वैल्यूज जो निकालनी होती है, उसे हम क्लास मार्क से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लास मार्क किससे डिनोट किया जाता है? एक्स आई से। उसका क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। ठीक है, चलो अब आगे। अब डायरेक्ट फटाफट फॉर्मूलाज देखते हैं इनके, फिर आपका ये खत्म ही हो जाएगा। फटाफट पूरा का पूरा मैथ के सारे फॉर्मूलाज एक साथ एक वीडियो में बता दिए मैंने। सबसे पहले मीन निकालने का फॉर्मूला। मीन 3 मेथड से निकाला जाता है। पहला मेथड होता है नंबर 1 डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए हमें एक्स आई पता होना चाहिए और एफ आई पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स बार का? समीशन एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन में समीशन एफ आई। ठीक है, दो ऑब्जर्वेशन दे रखी थी ना, एक्स आई एफ आई, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर करके जो टर्म बनी ना, इन सब का समीशन अपॉन एफ आई का समीशन, ये होता है। सेकंड मेथड कौन सा होता है? अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, इसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए, थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक ए नाम का मीन अज्यूम कर लेते हैं। एक्स आई की वैल्यू में से ही कोई भी मीन को अज्यूम कर लो, मान लो ये है, तो उससे एक नई टर्म निकालते हैं डी आई, जिसको बोला जाता है। तो हमें यहाँ पे एक्स आई, एफ आई और डी आई पता होना चाहिए। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। ठीक है, कैसे निकालते हैं देख लो, फटाफट देख लो, फटाफट बताती हूँ। एफ आई एन ए डी आई। एक्स आई दे रखा है 10 20 30 40। ठीक है, एफ आई दे रखा है 2 7 8 1। ठीक है, तो डी आई क्या होगा? डी आई होगा एक्स आई माइनस ए। ए कोई भी एज्यूम्ड मीन होगा, इन एक्स आई टर्म्स में से कोई भी एक मीन मान लो 20 मान लिया, तो डी आई क्या आएगा? डी आई क्या आएगा? 10 माइनस 20, यानी कि माइनस का 2। ठीक है, अगली टर्म के अंदर 20 माइनस 20 0 1, और अगेन इसके अंदर 10 माइनस 20, माइनस का 20 आएगा, 0 का 10 आएगा, माइनस का 20 आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम डी आई इंटू एफ आई लेते हैं। ठीक है, डी आई इंटू एफ आई लिया जाता है मीन निकालने के लिए। चलो यहां तक आ गया, डी आई निकालना है। अब एक्स बार का फॉर्मूला क्या हो जाता है? समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई प्लस में ए। ठीक है, याद रखना, मैं इन सबको मार्क कर देती हूँ ताकि आपको बोल्ड दिखते रहे। ठीक है, तीसरा मेथड कौन सा होता है? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हमें तीसरी चीज और पता होती है, एक्स आई, एफ आई, डी आई। डी आई क्या होगा? एक्स आई माइनस ए। और एक और चीज यू आई। यू आई किससे डिनोट होता है? डी आई अपॉन एच। एच क्या होता है? क्लास साइज। ठीक है, हमने बताया था ना, क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्लास साइज होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार का? ए प्लस समीशन एफ आई यू आई
अपॉन समीशन एफ आई इंटू में एच। ये होता है मीन निकालने का स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला। आगे यहाँ तक समझ में? अब देखो मीडियन कैसे निकालते हैं, पहले ये खाली कर लेते हैं पूरा का पूरा। मीडियन का और मोड का फॉर्मूला, सिर्फ दो ही फॉर्मूले बचे हैं, फिर फटाफट खत्म हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी चैप्टर लास्ट है, उसके अंदर तो आपको कुछ इतना पढ़ना है ही नहीं। ठीक है, चलो मीडियन। मीडियन किससे डिनोट, मीडियन के अंदर हम सबसे पहले क्या निकालना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है, एफ आई गिवन है हमें 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 40, 40 50, ठीक है, इस तरीके से गिवन है। अब हमें निकालना है सी एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2। क्यूमुलेटिव होती है उससे जस्ट, मतलब सॉरी 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 सॉरी, उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड करते जाओ, सबको ऐड कर दो, टोटल होती है, ठीक है। 2 ये आ गई, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20, 27, ये आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी 2 ऐड किया, 2 एज इट इज आएगा, ऊपर तो कोई थी नहीं, 2 + 3 ऊपर तक ऐड कर दो, यहाँ तक का सम, यहाँ तक का सम, यहाँ तक का सम, यहाँ तक का सम, ठीक है, आ गई यहाँ तक का। ये होता है कैपिटल एन, इसका सम क्या है 27, इसका सम। ओके, अब मीडियन के लिए हमें पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर क्या निकालना है हमें पता होना चाहिए n/2, ठीक है, इसके अपॉन में 2, n/2, n/2 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, मान लो 13 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो इससे जस्ट बड़ी वैल्यू यानी कि 14 ये, ठीक है, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू, इसके सामने वाली हमारी ये तो मीडियन क्लास हो जाएगी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये हमारा सीएफ हो जाएगा। अब कर दो फॉर्मूला में पुट। फॉर्मूला में पुट करने के लिए क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल लोअर लिमिट, यानी कि 30 40 की लोअर लिमिट 30 प्लस n/2, ये वैल्यू जो आई थी हमारी 13.5 माइनस सी एफ। सी एफ क्या होता है, जो 13.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या सामने वाली मीडियम क्लास और फ्रीक्वेंसी होती है, पर उससे ऊपर वाली वैल्यू जो होती है ना जस्ट, जैसे कि 9, उसको सी एफ कहा जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम उसको लेते हैं। अब ये आती है एफ, मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनटू में एच। एच क्या होता है, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, यानी कि लिमिट माइनस क्या दिया 10, ठीक है, इसकी लिमिट जो क्लास साइज फाइंड आउट करते हैं। आ गया समझ में यहाँ से? अब दूसरा फॉर्मूला होता है मोड निकालने का फॉर्मूला, बिल्कुल फाइनल चल रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बताती तो भी समझ जाते, लेकिन मैंने फिर भी बताया कि कोई बच्चा अब तक भी भूल रहा हो तो फिर से रिवाइज हो जाए। मोड के अंदर हमें निकालनी होती है मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, मोड के से अब क्यों याद क्या आता है, मोड से याद क्या आता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हुई टर्म होती है वो मोड होती है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी। तो इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी किसकी है, 7 की। 7 की क्लास क्या है, 40 और 50। 7 के सामने वाली जो क्लास होगी ना, यानी 40 और 50, उसको मॉडल क्लास बोला जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें 3 फ्रीक्वेंसी पता होती है, F1, चलो 7 तो ये सबसे लास्ट हो गई, यहाँ इसके बाद 2 और लिखो, 50 से 60, ठीक है, और फिर करके लिखना F1, F0, F2, ठीक है। जो मॉडल क्लास है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 बोलते हैं, उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को F2 बोलते हैं, ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए। L क्या होती है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। H क्या होता है, इनका बीच का डिफरेंस। आ गया, बस ये फॉर्मूला के अंदर हमें पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, मोड का फॉर्मूला क्या है भाई, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ठीक है, ये मोड निकालने का फॉर्मूला है। अब मीन मीडियन मोड का एक रिलेशन भी होता है जो हमें एमसीक्यू में काम आता है, वो बता दो। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, ये मोड निकालने का फॉर्मूला, मतलब ये रिलेशन होता है मोड मीडियन मीन का, जो हमें एमसीक्यूज के अंदर काम आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट चैप्टर आता है हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, ये लिखना ये फॉर्मूला अच्छे से, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स,
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का। इस पूरे चैप्टर को हमें ऐसे ही लिखना है। बस आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करना, प्रोबेबिलिटी में मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, आपको सब कुछ आता है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जो आता है पहले वो करना, बाद में वो करना जिन पे डाउट हो। ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कई बार पेपर देखने में हार्ड लगता है, लेकिन जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो हमें अपने आप क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। ये वीडियो अगर आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेनिफिशियल लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करना। इतना कर इतना तो कर ही सकते हो, लाइक तो करना। और अपने सारे दोस्तों के पास लास्ट मिनट में शेयर कर दो पूरा का पूरा मैथ्स का रिवीजन 1 घंटे के अंदर, मतलब 1.25 घंटा हो गया लेकिन फिर भी करा दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।